आरजीकल मेडिकल कॉलेज की सेकेंड ईयर मेडिकल इंटर्न डॉक्टर विनीता सबकी चहेती थी, चाहे वो उनके सीनियर डॉक्टर्स हों या जूनियर इंटर्न्स। वो अपने पेरेंट्स की इकलौती बेटी थी और हर रोज जब भी विनीता को समय मिलता वो अपने दिन की सारी खबर, जैसे आज क्या क्या हुआ, खाना खाया कि नहीं, सब कुछ वो अपनी मम्मी को कॉल पर बताती थी। 8 अगस्त की रात 11 बजे हमेशा की तरह डॉक्टर विनीता ने अपनी माँ से बात की, जहां उन्होंने बताया कि कैसे वो पिछले 30 घंटों से लगातार काम कर रही हैं और वो काफी थक चुकी हैं। रात को कुछ 2 बजे अपने राउंड्स खत्म करके उन्होंने खाना खाया और कुछ देर आराम करने वो उसी सेमिनार हॉल के बेड पर जाकर लेट गईं। डॉक्टर विनीता के लिए हॉस्पिटल एक दूसरे घर जैसा ही हो गया था, लेकिन वो भूल गई थीं कि कई हैवानों को रोकने के लिए घर तक की दीवारें काफी नहीं होती। अगले दिन 9 अगस्त की सुबह जब उस इंटर्न ने डॉक्टर विनीता की बॉडी देखी तो उसने अपने साथियों के साथ मिलकर उस कॉलेज के प्रिंसिपल को अलर्ट कर दिया, लेकिन प्रिंसिपल ने उस जगह को ना ही खाली किया और ना ही पुलिस को बुलाया। पूरे 1 घंटे के लिए वो उस कमरे में बहुत से और लोगों के साथ बैठे रहे। कुछ घंटों बाद जब पुलिस को बुलाया गया, उन्होंने लापरवाही करते हुए उस क्राइम सीन को सील तक नहीं किया। डॉक्टर विनीता की लाश मिले हुए इस 1.5 से 2 घंटे के अंदर अंदर न जाने कितने लोगों के पैरों और उंगलियों के निशान हर उस चीज पर लग गए होंगे जो पुलिस के लिए एक सबूत हो सकते थे। सुबह के 11 बजे जब विनीता के पापा को फोन गया तब उन्हें लगा कि शायद उनकी बेटी अपनी खबर देने के लिए फोन कर रही है, लेकिन उन्हें बस इतना बोला गया कि उनकी बेटी ने हॉस्पिटल के अंदर अपनी जान दे दी है और उन्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल आना चाहिए। हॉस्पिटल पहुंचकर डॉक्टर विनीता के पेरेंट्स सभी डॉक्टर्स और पुलिस वालों से रोते हुए कहते रहे कि बस एक बार उन्हें उनकी बेटी को देखने दें, लेकिन 3 घंटों के इंतजार के बाद उन्हें सेमिनार रूम के अंदर भेजा गया। जब विनीता के मम्मी पापा अंदर गए तो उनकी रूह कांप उठी। उस सेमिनार रूम का नजारा किसी भयानक सपने से भी बदतर था। उनकी बेटी के आधे शरीर पर कपड़े नहीं थे और वो खून से लथपथ थी। डॉक्टर विनीता के शरीर पर बहुत सारे चोटों के निशान भी थे, जिसे देखकर साफ समझ आ रहा था कि किसी ने उनके साथ बहुत ज्यादा जोर जबरदस्ती की है। कोई भी इंसान जिसमें थोड़ी सी भी कॉमन सेंस होगी ये बता सकता था कि ये खुदकुशी का केस नहीं, बल्कि डॉक्टर विनीता का किसी ने बहुत ही बेरहमी से मर्डर किया है। अगले कुछ घंटों में पुलिस ने पोस्टमार्टम भी करवा दिया और उसके बाद उनका क्रिमेशन यानी अंतिम संस्कार भी हो गया। पुलिस और हॉस्पिटल द्वारा इतने बड़े हादसे को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही थी, बल्कि कॉलेज ने तो एफआईआर भी नहीं करवाई, पर वहां मौजूद डॉक्टर्स, नर्सेज और स्टूडेंट्स अब स्ट्राइक में चले गए थे, जिसकी वजह से पुलिस पर प्रेशर बना और उन्होंने 24 घंटे के अंदर अंदर डॉक्टर विनीता के हत्यारे एक 33 साल के आदमी को गिरफ्तार भी कर लिया। जहां ज्यादातर केस यहाँ खत्म हो जाते हैं, ये केस यहाँ से शुरू होता है। पुलिस ने जिस आदमी को गिरफ्तार किया वो था संजय रॉय, जो कि कोलकाता पुलिस के लिए एक वॉलंटियर, एक खबरी का काम करता था, पर वो लोगों को ऐसा दिखाता था कि वो पुलिस फोर्स में है और उसका बहुत दबदबा है, पर ऐसा कुछ नहीं था। संजय की 4 बीवियां रह चुकी थीं, जिनमें से 3 बीवियों ने उस पर डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू हिंसा का आरोप भी लगाया, मगर संजय को कभी भी कोई भारी सजा नहीं हुई। उसको शराब और वायलेंट एडल्ट फिल्म्स की लत थी, जिस वजह से मोहल्ले में भी उसको कोई पसंद नहीं करता था। संजय कोलकाता पुलिस से कुछ 12-15 हजार रुपए हर महीने कमाता था, पर उसकी असली कमाई लोगों को आरजीकर हॉस्पिटल में बेड्स दिलवाकर, टेस्ट आदि करवाकर उस पर कमीशन लेने से होती थी। 8 अगस्त की रात को संजय और उसके दोस्त ने कॉलेज वॉल के पीछे बैठकर बहुत शराब पी, जिसके बाद वो कोलकाता के रेड लाइट एरिया चले गए। वहां जाकर वो और उसका दोस्त एक लड़की से जोर जबरदस्ती करने लगे, पर वो लड़की वहां से भाग गई। लेकिन संजय और कुछ देर बैठकर शराब पीता रहा और फिर उठकर हॉस्पिटल के अंदर चला गया, जहां इस शराब से धुत हालत में भी उसे किसी ने नहीं रोका। संजय अलग अलग कमरों में जाकर झांक रहा था, जैसे मानो कोई जानवर अपना शिकार ढूंढ रहा हो। वो लड़खड़ाते हुए 4th फ्लोर पर पहुंचा, जहां उसने एक कमरा देखा जो बिल्कुल सुनसान था।
एक कमरा जिस पर लिखा था सेमिनार रूम। एक कमरा जिसमें 36 घंटों से लगातार मरीजों की देखभाल करके डॉक्टर विनीता बस कुछ देर आंखें बंद करके थोड़ा रेस्ट करने गई थी। संजय उस कमरे में घुसा और उसने डॉक्टर विनीता को बुरी तरह फिजिकली असॉल्ट किया, जिसमें डॉक्टर विनीता की मौत हो गई। संजय ने यह तो देख लिया कि उस कमरे के बाहर कोई सीसीटीवी नहीं है, मगर यह भूल गया कि हॉस्पिटल और उस फ्लोर पर भी एक और सीसीटीवी है जिसमें एक डिटेल पकड़ी गई। संजय जब 3:30 बजे के करीब सेमिनार रूम से बाहर था, उसके गले में एक नीले रंग का ब्लूटूथ नेक बैंड था, लेकिन जब वो बाहर आया तो वो उसके गले से गायब था और पुलिस को वैसा ही नेक बैंड डॉक्टर विनीता की लाश के पास से मिला। और जब उसे ऑन किया गया तो वो नेक बैंड एकदम से संजय के फोन से कनेक्ट हो गया। संजय को इसके बाद अरेस्ट कर लिया गया और उसने खुद आगे आकर अपना अपराध एक्सेप्ट किया और कहा कि उसे फांसी दे दी जाए। इसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई, जिसमें लिखे सबूतों ने सबको चौंका दिया। उस रिपोर्ट के मुताबिक ये मर्डर किसी एक आदमी ने नहीं किया था, बल्कि कई लोग इस मर्डर में इन्वॉल्व थे, क्योंकि विनीता की बॉडी से मल्टीपल फिंगरप्रिंट्स मिले। इस खुलासे के बाद पूरा कोलकाता प्रोटेस्ट करने आगे आ गया। लोगों और मीडिया के सामने अब एक और शख्स की असलियत सामने आने लगी, संदीप घोष, जो 2021 से इस कॉलेज के प्रिंसिपल थे। संदीप घोष पर सैकड़ों आरोप थे। मेडिकल एंट्रेंस में पैसे लेकर लोगों को पास करवाना, लाशों के ऑर्गन्स को बेचना, कॉलेज के अंदर सेक्स रैकेट, कॉलेज के अंदर ही एडल्ट फिल्म शूट करना, और ये लिस्ट चलती ही जाती है। 2022 में एक अलग कमेटी भी बिठाई गई थी, जिन्होंने पाया कि संदीप घोष मेडिकल वेस्ट को ओपन मार्केट में बेचा करते हैं और करोड़ों रुपए भी इलीगल बिल्डिंग से कमाया करते हैं। लेकिन इन सब सबूतों के बावजूद वो कभी जेल या कॉलेज के प्रिंसिपल की पोजीशन से हटाई नहीं गए थे। इनफैक्ट काफी सालों से आरजीकल मेडिकल कॉलेज में गैर कानूनी एक्टिविटीज चलती आ रही थी। 2001 से लेकर 2020 तक बहुत से लोग इन एक्टिविटीज को एक्सपोज करने के लिए आगे आए, लेकिन या तो उनका ट्रांसफर हो जाता या वो रहस्यमयी तरीके से मरे मिलते। पूरे देश के मुताबिक इस बार भी कुछ ऐसा ही हो रहा था और ये शक यकीन में बदल गया जब बाहर बैठे प्रोटेस्टर्स को हत्या के कुछ दिन बाद सेमिनार रूम और उसके साथ वाले कमरे में रेनोवेशन होते हुए दिखा। एक क्राइम सीन हमेशा सील्ड होता है, मगर इस बार ऐसे भयानक अपराध के बाद भी उस जगह पर बहुत से मजदूरों और लोगों को आने की इजाजत दे दी गई, ताकि शायद वो सारे सबूत मिटा सकें। जब रेनोवेशन का काम लोगों के हल्ले की वजह से रोका गया, तो एक नई तरकीब आजमाई गई। इंडिपेंडेंस डे से जस्ट एक दिन पहले 14 अगस्त को, जब सड़कों पर पुलिस सबसे ज्यादा तादाद में होती है और सबसे ज्यादा अलर्ट पर होती है, कई ट्रक भर के हजारों लोग आए और प्रोटेस्टर्स में शामिल हो गए। देखते ही देखते उन्होंने सारे पुलिस के बैरिकेड्स को गिरा दिया और सबको ढकेलते हुए कॉलेज के हर कमरे में घुसकर तोड़फोड़ करने लगे और क्राइम सीन के कमरे को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। सवाल अब ये नहीं है कि पुलिस और अथॉरिटीज क्या कुछ छुपा रहे हैं, सवाल ये है कि सब मिलकर किसको छुपा रहे हैं, जिसे आरजी कर से रेजिग्नेशन देने के केवल 9 घंटों में एक दूसरे कॉलेज, नेशनल मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया जाता है, या टीएमसी के लीडर्स को, या कोई और जो शायद इन सब से भी ज्यादा ताकतवर है। ये केस अब सीबीआई को सौंप दिया गया है और संदीप घोष को अरेस्ट कर लिया गया है और जस्टिस का वेट किया जा रहा है। लेकिन क्या इस बार भी सत्ता और पैसों का जोर किसी की जान से ऊपर होगा? क्या इस बार भी इंसाफ के लिए एक लड़की को सालों इंतजार करना होगा? क्या इस बार भी मैं और आप चुप रहेंगे या इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे और इसी उठी आंधी को दबने नहीं देंगे और डिमांड करेंगे जस्टिस के एक ऐसे नए लॉ को जो ऐसे दरिंदों को एक कड़ी से कड़ी सजा देगा?